हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निकिता इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, जो एमपी असिस्टेंट हॉस्पिटल, एमपी टेट, एमपी बोर्ड या किसी एग्जाम के लिए यूजफुल है। कल हमने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद। जिसने ये वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकता है। भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, हम आज इस सब पे चर्चा करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध, जालियांवाला, ये सब हम इस टॉपिक पर आज पढ़ेंगे। तो पहले इसकी हम पृष्ठभूमि पढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले राष्ट्रवाद कैसे आया ये समझे। तो राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब है अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना। मतलब अपने देश से प्रेम करना और एकता की भावना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। एकता की भावना मतलब एक भाषा, एक संस्कृति, एक ही करेंसी हो, मतलब एकता हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, एकता की भावना। तो राष्ट्रवाद से हमने क्या समझा कि अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। अब भारत में यह राष्ट्रवाद कैसे जन्मा ये समझें। तो भारत में यह भावना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते पैदा हुई। जब सामने देखा कि अंग्रेज हर भारतीय, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, अमीर, व्यापारी का हो, सबका क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे हैं। तो सबके मन में एक ही बात आई कि हम सबका दुश्मन तो एक है, इसलिए हमें एक होना पड़ेगा। मतलब लोगों ने सोचा कि हमारा दुश्मन तो एक ही है, कौन है, ब्रिटिश सत्ता, जो हमें सभी तरह से शोषण कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमें भी एक होना पड़ेगा, जिससे हम ब्रिटिश सत्ता को अपने देश से भगा सकते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है हमने ये समझा। राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, अंग्रेजों के लड़ते लड़ते से हुई। फिर इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और भारत का माहौल। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18। तो दुनिया में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत का माहौल क्या था, हम ये पढ़ेंगे। मतलब भारत इस युद्ध में सीधे शामिल तो नहीं था, लेकिन अंग्रेज हमारे सिर पर मुसीबत मढ़ दी थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में भारत शामिल तो नहीं था, लेकिन जो अंग्रेजी सत्ता थी वो हमें मुसीबत में डाल दी थी। क्या कर दी थी, टैक्स बढ़ा दी थी। टैक्स बढ़ा दी, युद्ध का खर्चा निकालने के लिए अंग्रेजों ने भारत में इनकम टैक्स शुरू कर दिया और सीमा शुल्क क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। मतलब उस समय भारत का माहौल कैसा हो गया था, प्रथम युद्ध में अधिक टैक्स बढ़ गया था, सीमा शुल्क की सीमा क्या हो गई थी, अधिक हो गई थी। फिर क्या हुआ, महंगाई बढ़ी। 1913 से 14 के बीच चीज़ों की कीमतें क्या हो गई, दुगनी हो गई। आम जनता का जीना मुहाल हो गया, मतलब जीना मुश्किल हो गया था। तो भारत का माहौल क्या था, प्रथम विश्व युद्ध, महंगाई बढ़ गई थी और टैक्स बढ़ा दिए गए थे, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। फिर जबरन भर्ती, गांव से जबरदस्ती नौजवानों को पकड़कर अंग्रेज सेना में भर्ती किया गया। मतलब जो गांव के लोग थे उन्हें जबरदस्ती लाकर और सेना में जबरदस्ती भर्ती कर दी। इसे क्या कहा गया, जबरन भर्ती कहा गया। इसके में अकाल और बीमारी हुई। इस समय फसलें खराब हो गई और इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल गई, जिससे लाखों लोग मारे। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 और 18 के बीच, तो लोगों ने अकाल का सामना किया और बीमारी भी है। कौन सी बीमारी, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी आई, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो हमने क्या समझा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत का माहौल कैसा था, उन्होंने अंग्रेजी सत्ता ने क्या कर दिया, आय बढ़ा दी, अकाल और भूखमरी हो गया, जबरन भर्ती किया गया, गांव के लोगों को अपनी सेना में जबरदस्ती भर्ती कराया गया और महंगाई बढ़ गई, महंगाई दुगनी हो गई। ये तो 1918 तक। अब फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पेज में क्या था, सत्याग्रह। मतलब इसके बाद क्या होता है, सत्याग्रह। तो महानायक की एंट्री, मतलब महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है 1915 में। वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते, फिर उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह किया। तो जब इस देश दर्द से गुजर रहा था, तभी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका के एक शख्स भारत लौटा, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने अपने साथ एक नया हथियार लेकर आए थे, जिसका नाम था सत्याग्रह। मतलब गांधी जी जब 1915 दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उनके हाथ क्या था, एक हथियार था, उसका नाम क्या था, सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह लाया था। अब समझेंगे सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह, मतलब सत्य के लिए जिद करना। गांधी जी का मानना था अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपकी शारीरिक बल हिंसा की जरूरत नहीं है। यदि मतलब आपका उद्देश्य क्या है, सच्चा है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको शारीरिक क्षमता की जरूरत नहीं है या शारीरिक बल हिंसा की जरूरत नहीं है। आप अहिंसा और सच्चाई के दम पर भी अत्याचारी का दिल जीत सकते। उनका मानना था कि आप
किसी भी अत्याचारी पर आप सच्चाई के दम पर उससे जीत सकते हैं। गांधी जी शुरुआत में 3 सफल सत्याग्रह किए। पहले भारत आते ही गांधी जी ने लगातार 3 सफल सत्याग्रह की। कौन कौन से थे? चंपारण सत्याग्रह, इसे याद कर लेंगे। चंपारण केक से याद कर लेंगे। केक मतलब चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। सी का मतलब होता है चंपारण, ए का मतलब होता है अहमदाबाद और ख का मतलब होता है खेड़ा, गुजरात। तो सबसे पहले उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार सत्याग्रह स्टार्ट किया। ये कैसा था? किसानों से जो जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ था। चंपारण सत्याग्रह किस उद्देश्य से लाया गया था? किसानों से जो जबरन नील की खेती कराते थे अंग्रेज लोग, इसके खिलाफ लाया गया था। कब लाया गया था? 1917 में। किसने लाया? महात्मा गांधी ने। कहाँ लाया? चंपारण के बिहार क्षेत्र में नील की खेती जबरदस्ती कराने के जो अंग्रेज कराते थे उसका विरोध करने के लिए। फिर अहमदाबाद, ये 1918 में अहमदाबाद गुजरात में। इसमें क्या था? सूती मिल मजदूरों के बोनस के लिए था। सूती मिल मजदूर जो काम करते थे उन्हें बोनस कम दिया जाता, उसे अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से अहमदाबाद सत्याग्रह किया गया। कब? 1918 में। नेक्स्ट है खेड़ा। खेड़ा गुजरात में 1918 में हुआ। यह फसल खराब होने पर लगान माफ कराने, 1918 में फसल जो खराब हो गई थी उसको लगान माफ कराने के उद्देश्य से क्या किया गया था? चालू किया गया था 1918 में खेड़ा। विशुद्ध हो रहा था जिसके कारण क्या है? फसल बर्बाद हो गई थी, उसके खिलाफ उसे सीमा शुल्क न देना पड़े, इसलिए यह आंदोलन लाया गया था। तो 3 हम सत्याग्रह पढ़े, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। केक से याद कर ले, के मतलब चंपारण और ए मतलब अहमदाबाद, के मतलब खेड़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? राष्ट्रवाद क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसके बाद हमने पढ़ा 1915 में जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए तो उन्होंने 3 आंदोलन किया, उसके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो रोलेट एक्ट क्या था, यह जालियांवाला हत्याकांड क्या था, ये पढ़ेंगे। तो गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज डर गए। उन्होंने 1916 में एक काला कानून पास किया जिसे रोलेट एक्ट किया गया था। जो अंग्रेज गांधी जी की लोकप्रियता, ये इस तरह आंदोलन करने से अंग्रेज क्या है? डर गए थे। तो डर के कारण उन्होंने क्या लाया था? भारत में रोलेट एक्ट लाया था। तो रोलेट एक्ट क्या था ये समझेंगे। इस कानून के तहत अंग्रेज सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। बिना मुकदमा चलाए ही भारतीयों को 2 साल के लिए जेल में डालती थी। इसे बिना वकील या बिना अपील या बिना दलील वाला कानून कहा गया। जो रोलेट एक्ट था ना, ये बिना अपील और दलील या बिना वकील वाला एक्ट कहा गया था, क्योंकि इसमें बिना कार्यवाही किए ही भारत के लोगों को जबरदस्ती अंग्रेज सरकार क्या कहती 2 साल के लिए जेल में डाल दी थी। इसे बिना वकील, बिना दलाल, बिना वकील का शासन कहा गया। यह एक्ट कहा गया था, किसको? रोलेट एक्ट को। फिर गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी का विरोध, गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को एक राष्ट्रव्यापी व्यापक हड़ताल बुलाई। इसी के खिलाफ क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो पंजाब के अमृतसर में लोग रोलेट एक्ट का विरोध करने और बैसाखी का मेला देखने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। शहर में मार्शल लॉ कर्फ्यू लगा था, जिसकी जानकारी बहुत से ग्रामीण को नहीं थी। तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा। उसने बाहर निकलने के सारे संकरे रास्ते बंद कर दिए थे। निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सैकड़े बेकसूर लोग मारे गए। इस घटना से पूरा देश गुस्से से उबल उठा। रोलेट एक्ट को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने पंजाब के अमृतसर में एक बैठक आयोजित की, जालियांवाला बाग जिसे कहते हैं। वहीं पे क्या है? जनरल ओडायर ने अंधाधुंध क्या है? गोलियां चलाई, जिससे जो व्यक्ति बेकसूर थे वो मारे गए। और ये वाला जो कांड हुआ तो भारत की जनता में बहुत आक्रोश आ गया था। तो हमने क्या पढ़ लिया? रोलेट एक्ट। फिर रोलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग रोलेट एक्ट के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, इसकी डेट भी याद कर दें। और रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में भारत में। यह दलाली, बिना अपील और बिना वकील वाला कानून था।
इसमें मतलब भारत के लोगों को जबरदस्ती 2 साल के लिए अंग्रेजी सत्ता ने कानून जेल पर डालते थे। इसके बाद क्या है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत का जुड़ना। 1920-22 1919 तक क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, 1920-22 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत का जुड़ना। तो गांधी जी समझ गए कि अंग्रेजों को हराना तो हिंदू और मुस्लिम को एक मंच पर लाना होगा। मतलब वो समझ जा गए थे कि यदि हमें अंग्रेज को हराना है तो मुस्लिम और हिंदू को एक करना होगा। इसके लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहारा लिया। मतलब मुस्लिम और हिंदू को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहारा लिया। खिलाफत आंदोलन क्या था, यह प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी और अंग्रेजों ने वहां के इस्लाम गुरु खलीफा के पद को खत्म करने का फैसला किया। इससे भारत के मुसलमान नाराज थे, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। तो खिलाफत आंदोलन कौन शुरू किया था, अली भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। किसने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने के भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का शुरू किया था। फिर क्या होता, फिर गांधी जी ने सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं को मनाया कि खिलाफत के समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन की शुरू किया गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 में क्यों लाया गया, तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध किताब हिंद स्वराज 1909 में लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि हम भारतीय उनका सहयोग कर रहे हैं। मतलब भारत में ब्रिटिश सत्ता क्यों चल रही है, क्योंकि हम उसका सहयोग करें। यदि उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश सत्ता ना चले। इसलिए उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन लाया था। मतलब उनको सहयोग ना देना, सहयोग कर रहे हैं, अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी शासन 1 साल में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आंदोलन के तहत क्या क्या हुई, ये पढ़ेंगे। सरकारी नौकरियां, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जो मतलब विदेशी कपड़े का आयात आधा रह गया, वकीलों ने अदालत जाने से मना कर दिया। मतलब जो विदेशी माल आता था उसको भी मना कर दिया, और स्कूल और विदेशी जो सरकारी स्कूल कॉलेज थे उनको भी मना कर दिया। मतलब गांधी जी का कहना था कि उनको हम सहयोग न करें तो 1 साल में उनकी सत्ता क्या हो सकती है, गिर जाती, और उनका हम सहयोग करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा देश ऐसे हो रहा है। फिर आंदोलन का अचानक रुकना, मतलब असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसका अचानक क्यों रुक गया था, ये पढ़ेंगे। तो चौराचारी कांड फरवरी 1922 में, आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हो गई। शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई तो गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। मतलब शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने क्या कर दी थी, गोली चला दी, जिसके कारण जनता भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो चूंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। मतलब भीड़ ने क्या किया था, पुलिसकर्मी उसमें पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कहाँ, चौराचारी कांड 1922 फरवरी में, जिसके कारण क्या असहयोग आंदोलन को वहीं पर गांधी जी ने तुरंत वापस ले लिया था। 1920 में आया था, 1922 में खत्म हो गया था असहयोग आंदोलन। फिर साइमन कमीशन आया 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो असहयोग आंदोलन के बाद होने के बाद कुछ समय शांति रही, फिर 2 बड़ी घटनाएं हुई। साइमन कमीशन 1928, अंग्रेज सरकार ने भारत के संवैधानिक विकास के लिए एक कमेटी भेजी, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। मतलब 1928 में साइमन कमीशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, इन्हीं के नाम से थे। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जो साइमन कमीशन आया था ना, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जब यह कमीशन भारत आया तो इसका स्वागत साइमन गो बैक का, साइमन वापस जाओ। मतलब भारत जब ये आया था तो भारत के लोग ने कहा इसे वापस जाओ के नारे और काले झंडों से हुआ। मतलब इसका स्वागत क्या हुआ, वापस जाओ और काले झंडों से हुआ। फिर पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, ये पढ़ेंगे। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल जी के नेतृत्व में।
और फिर भारत में स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। असाइनमेंट कमीशन कब आया था? 1928 को। इसमें एक भी भारत के लोग नहीं थे। इसमें गो कमीशन मतलब साइमन वापस जाओ और काले झंडे का नारा दिया गया। असहयोग आंदोलन कब तक चला? 1920 से 1922 तक। और इसका असहयोग आंदोलन का मतलब बंद होने का कारण क्या था? चौरा चौरी कांड, जो 1922 5 फरवरी को हुआ था। अब हम पढ़ेंगे सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन और नमक मार्च। मतलब नमक मार्च क्यों? तो गांधी जी को आंदोलन के लिए एक ऐसे मुद्दे की तलाश थी जिसमें अमीर गरीब सब जुड़ सके। मुद्दा था नमक। नमक पर अंग्रेजों का एक अधिकार था और उस पर भी भारी टैक्स था। मतलब जो नमक था ना, उसमें भी अंग्रेज का एक अधिकार था, एक ही अधिकार था, उस पर भारी टैक्स था। तो दंडी यात्रा तारीख 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। मतलब उनका नमक यात्रा कब चला? 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक। 24 दिन की यह यात्रा थी। तो इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? गांधी जी अपने 78 विश्वसनीय वॉलंटियर्स के साथ जबरदस्त साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दंडी नामक तटीय कस्बे के लिए पैदल निकले। मतलब नमक यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, मतलब 24 दिन तक चली। इसमें कुल व्यक्तियों ने भाग लिया था, 78 व्यक्तियों ने भाग लिया। ये कहाँ से? साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दंडी नामक तटीय कस्बे के लिए पैदल निकले। शुरुआत 6 अप्रैल को उन्होंने दंडी पहुंचकर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और कानून तोड़ा। मतलब उन्होंने समुद्र में पहुंचकर पानी उबालकर नमक बनाया और कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम समझेंगे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा में क्या अंतर। असहयोग में सिर्फ सहयोग न करने की बात थी। मतलब उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज को सपोर्ट न करें तो इतना अधिक सत्ता नहीं जमा पाए, उनकी सरकार 1 साल में ही गिर जाएगी। ये था असहयोग। और सविनय अवज्ञा में आदर के साथ अंग्रेजों के कानून को तोड़ने का आह्वान था। मतलब सविनय अवज्ञा में था कि आदर के साथ अंग्रेजों के कानून को तोड़ा जा सकता है और उसमें सहयोग न करने की भावना थी। असहयोग में, असविनय में क्या था? आदर के साथ अंग्रेज के कानूनों को तोड़ना था। फिर इसके बाद क्या हुआ? आंदोलन का अंत और गोलमेज सम्मेलन हुआ। यह आंदोलन इतना बड़ा था कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। वाइसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यह 5 मार्च 1931 को गांधी जी आंदोलन रोककर दूसरे गोलमेज में भाग लेने के लिए कहा चले गए लंदन, लेकिन वहां कोई नतीजा नहीं निकला और निराश होकर लौटे। क्या होकर लौटे? निराश होकर। तो असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर इसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजी की सत्ता क्या हो गई थी? घबरा गई थी। तो उन्होंने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, लेकिन इसमें भी कोई रिजल्ट नहीं दिखा। अब हम नेक्स्ट है सामूहिक अपनेपन की भावना या देश कैसे एक हुआ। सामूहिक अपनेपन की भावना या देश कैसे एक हुआ। लोग सिर्फ लड़ाइयों से एक नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की भावना जगाने में कुछ और चीजों का बड़ा हाथ था। भारत माता की छवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा, भारत माता की पहली तस्वीर बनाई। बाद में अमीरनाथ टैगोर ने इसे बहुत शांत और आध्यात्मिक रूप से चित्रित किया। लोक कथाएं, राष्ट्रवादियों ने गांव में जाकर पुरानी लोक कथाएं गीत इकट्ठे की ताकि लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व हो। मतलब राष्ट्रवाद हुआ तो इसमें लोक कथाएं भी संस्कृति गर्व हो। गांधी जी ने 1921 में स्वराज का झंडा तैयार किया था। कब किया था? 1921 में स्वराज का झंडा, जिसके बीच में चरखा था। जुलूस में झंडा थाम कर चलना अंग्रेजों के प्रति अवज्ञा का प्रतीक था। मतलब कई चीजें थी जो देश को एकता करने में मदद की। लोक कथाएं थी और बंकिम चंद्र का क्या था? वंदे मातरम गीत लिखा। भारत माता की छवि, अविनाश टैगोर ने इसे बहुत शांत आध्यात्मिक रूप से चित्रित किया था। मतलब भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाया था? अविनाश टैगोर ने बनाया था। इस प्रकार क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? राष्ट्रवाद क्या है, फिर सत्याग्रह कैसे हुआ, इसके बाद हुआ रोलेट एक्ट आया, फिर असहयोग आंदोलन, फिर साइमन कमीशन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे ऐसे करके फिर नमक या दांडी यात्रा। इसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। फिर इसके बाद मतलब सभी लोगों ने मदद की, भारत माता की छवि बनाई गई और
बंकिम चंद्र उपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा। भारत की पहली तस्वीर किसने, भारत माता किसने बनाई थी? अमीनाथ टैगोर। इस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अब कुछ हम महत्वपूर्ण तिथियां पढ़ लेते क्या क्यों। गांधी जी कब भारत वापस लौटे थे? तो 1915 में। और 1917-18 में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन गांधी जी के शुरुआती सफल सत्याग्रह आंदोलन थे। 1917-18 में चंपारण और खेड़ा और अहमदाबाद, ये दोनों 1918 में, चंपारण 1917 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर क्या कर दी गई थी? गोलाबारी। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन असहयोग आंदोलन शुरू करने का सहमति। फिर 1922 में क्या हुआ? चौराचौरी कांड हिस्सा। फिर 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन, जिसमें लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगे और काला झंडा दिखाया गया। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। मतलब लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फिर 12 मार्च 1930 को दंडी यात्रा की शुरुआत हुई। फिर इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज हुआ। थैंक यू। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।